हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय वैद्युत धारा। तो आज वैद्युत धारा का हमारा है पार्ट 10। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पार्ट 10 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पार्ट 10 में पढ़ेंगे उदाहरण 3.6 और 3.7 की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था किरचॉफ नियम के बारे में। तो आज हम किरचॉफ नियम को और अच्छे से समझेंगे उसके उदाहरणों को सॉल्व करके। तो शुरू करते हैं अपने उदाहरण 3.6 से, जिसमें हम अपने किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उदाहरण 3.6। तो आपको ये उदाहरण थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखते रहिए जो जो इस क्वेश्चन में कहा गया है और उसे समझने की कोशिश करिए। उदाहरण 3.6 में कहा गया है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, कोई 10 वोल्ट, राइट? यहाँ पे देखो 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है ना? यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, एक इस घन शेप की एक नेटवर्क है हमारे पास। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। ठीक है, तो जो घन की भुजाएं आपको दिख रही है, उस हर एक भुजा में क्या है? प्रतिरोध लगे हैं और टोटल 12 प्रतिरोध है, जिनका मान कितना है? 1 ओम। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि आर इक्विवेलेंट, क्या पूछा गया है? आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। वेट, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है और घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो हमसे दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, एक पूछा है समतुल्य प्रतिरोध और एक पूछा है वैद्युत धारा। और हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी, और हमें गिवन है आर, हर एक भुजा में लगाया गया प्रतिरोध का मान हमें गिवन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम देखें ओम के नियम के अनुसार हमें पता है कि V बराबर होता है आई आर। क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। वी नो दिस। और हमें V की वैल्यू तो गिवन है, V तो हमें गिवन है ही। अगर हमारे पास, अगर हमें मान लो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आई धारा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना? तो आई धारा की वैल्यू में पता हो जाए तो हम इससे समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और अगर हमें समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है आर, तो उससे फिर हम वैद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में ये आता है क्वेश्चन कि हम समतुल्य प्रतिरोध क्यों ना प्रतिरोधों के संयोजन वाले सूत्र को उपयोग करते हुए इसको निकाले, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के सूत्रों द्वारा, तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको लगाना। हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम उसको यूज करते हैं। इसलिए हमारे पास किरचॉफ के नियम आए थे, ताकि हम उस जटिल जो स्ट्रक्चर हो, जटिल जो नेटवर्क हो हमारे पास, उसको हम इजिली सॉल्व कर सके। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पाश लेंगे, क्योंकि किरचॉफ के नियम को लगाने के लिए हमारे पास एक बंद पाश होना आवश्यक है। तो हम कौन सा पाश लेने वाले हैं? हम ये वाला पाश लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पाश में हमारे पास एक बैटरी भी लगी है और टोटल धारा भी यही पास से होकर गुजर रही है। 3I की धारा आप देख सकते हैं, टोटल धारा है ये हमारे पास, है ना? तो इस पाश को हम लेने वाले हैं। तो चलिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने बोला कि सबसे पहले हम ये वाला पास लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं ए, बी, सी, सी डैश, ई और ए, ये वाला हम पास लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। उस द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता था, याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर, कि समीशन ऑफ V इज इक्वल टू होता था क्या? शून्य, है ना? और V मतलब क्या? V मतलब समीशन ऑफ आई आर, है ना? समेशन ऑफ आई आर। और आई मतलब धारा की जो है उसको हमें क्या चिन्ह के साथ लिखना है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, अगर धारा की दिशा उसी दिशा में है तो वो धनात्मक साइन के साथ आएगी, और अगर उसके विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं धारा की, तो विपरीत साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इस पाश की हम बात कर रहे हैं, तो इस पाश के हम क्या कर रहे हैं,
हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे किरचॉफ के नियमों का नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखो धारा तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इसकी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब हम जो धारा है वो हमारे विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा -IR, है ना, उसका संगत प्रतिरोध R और धारा क्या है I बह रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा -IR। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े। ए बी वाली भुजा जो हमारे पास थी उस भुजा को हमने लिख दिया है। हम बढ़ते हैं बीसी भुजा पर। तो बीसी भुजा पे जो धारा है उसका मान है I बटे 1/2 या I/2 धारा यहाँ से प्रभावित हो रही है। उसका जो R है यानी प्रतिरोध सबका समान है, तो इसलिए हमने R लिखा है सबके लिए, ठीक है। तो R मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगी और धारा की दिशा दोबारा क्या है, हमारे चलने की दिशा के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। हमने लिख दिया है -1/2 IR, ठीक है। बीसी भुजा हो गई। अब हम बढ़ते हैं सी डैश भुजा पर। तो सी डैश भुजा की जो धारा है उसकी डायरेक्शन भी हमारे चलने की डायरेक्शन के विपरीत है। क्यों? क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट, और ये धारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। ये हो जाएगा -IR। I धारा प्रभावित हो रही है और प्रतिरोध सबका आ रही है, तो इसलिए हम आगे बढ़े। हम बढ़े सी डैश से ई भुजा पर। यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है बल्कि यहाँ पे एक बैटरी है और बैटरी का साइन देखिए क्या आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाले टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी जो होगी वो प्लस साइन की इस तरफ आ जाएगी, +E और =0। तो हमने देखा कि ये हमारे पास समीकरण निकल के आ जाती है इस पास को सॉल्व करने पर, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से E की वैल्यू निकालते हैं तो हम E की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही करा है, E की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी उस समीकरण को सॉल्व करते हुए, 5/2 IR, ठीक है। उसके बाद हमके क्या निकालना है, फाइनल इक्वेशन से समतुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटे में I, है ना। I कैसी धारा, कैसी वाली धारा लेनी है, टोटल धारा लेनी है, क्योंकि टोटल प्रतिरोध हमें यहाँ से निकालना है। तो क्योंकि R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V की जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैटरी लगी E, तो E बटे में हो जाएगा टोटल धारा कितनी बह रही है, देखो यहाँ से इस पास में टोटल धारा यहाँ से गई थी बैटरी से, वो गई थी 3I धारा, क्योंकि बैटरी से कितने धारा गई थी, टोटल 3I धारा गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, R इक्विवेलेंट बराबर है E बटे 3I। और E की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं ऊपर से, यहाँ से उस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो आप, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि वो है 1 ओम, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी 5/6 ओम, है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कुल धारा। और वो कैसे निकालेंगे आप, अब आप बोलेंगे कि धारा का जो मान होता है वो कितना होता है ओम के नियम के अनुसार, वो होता है I बराबर V बटे में R, और V की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, 10 वोल्ट है, टोटल कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और R की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है और वो है 5/6 ओम। तो हम यहाँ से वैद्युत धारा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। और टोटल धारा कितनी है वो आप रखेंगे 3I, याद रखना 3I हमें धारा रखनी है, यहाँ पे देखो 3I धारा रखोगे आप, 10 वोल्ट है और 5/6 ओम क्या है, टोटल प्रतिरोध, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं उदाहरण 3.7 की। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक नेटवर्क दे रखा है, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इस नेटवर्क में हमें क्या निकालना है, प्रत्येक शाखा पर जो प्रत्येक इसकी भुजा है उस भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कितनी धारा है टोटल, यहाँ पे हमारे पास 3 धारा दिख रही है, I1 I2 और I3, यहीं से आप देख सकते हैं 3 धारा में निकालनी है, राइट। तो हमारा काम क्या होगा, आप देख सकते हैं टोटल कितने पार्ट्स है यहाँ पर,
3 पाश है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पाश आपको दिख रहे होंगे। देखो, एक पाश ये वाला, एक पाश ये वाला और एक पाश ये वाला। तो हम इन तीनों पाशों पर किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं, और किरचॉफ के नियम का समीकरण जब हमारे पास आ जाएगी, 3 समीकरण आएगी, उन तीनों समीकरण को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर धारा की वैल्यू निकालेंगे। हम निकालेंगे I1, I2 और I3। जब हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएगी तो हम एक एक भुजा पर या एक एक शाखा से प्रभावित होने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं। देखिए, क्योंकि ए बी में कौन सी धारा है, I2 धारा है, ठीक है, ये हम निकाल देंगे। बी ई में कौन सी धारा है, I3 है, फिर इसमें भी I3 है, और इसमें कौन सी है, इसमें है I3 माइनस I2। तो अगर हमारे पास ये तीनों धारा निकल जाती है तो हम प्रत्येक शाखा में धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको करना है क्या है, तीनों पाशों में किरचॉफ के नियम को लगाते हुए 3 समीकरण आपको यहाँ पे बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। तो हम किसका यूज करने वाले हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम का। सबसे पहले हम कौन सा पास सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले ए डी सी ए पास। कौन सा है ए डी सी ए, ऑफ कोर्स ये वाला है ए डी सी ए, ये वाला पास है, ठीक है। तो चलिए इस पास में लगाते हैं हम किरचॉफ का नियम। तो हम कैसे चल रहे हैं, हम चलने वाले हैं कुछ इस डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, समीकरण एट द एंड में आपके पास सेम ही आएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कुछ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करो। देखो, जो बैटरी है, क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो बैटरी आ जाएगी +10, प्लस के साइन के साथ। हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने पहले ये वाली लिखी है, आप लिख सकते हैं। देखो, अगर हम इस वाले की बात करें, 4 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें कौन सी धारा बह रही है, I1 माइनस I2 धारा बह रही है, ठीक है, जो कि हमारे चलने की विपरीत दिशा में। देखो, हम क्या जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं ऐसे में करके, और धारा जा रही है इस तरफ। तो विपरीत दिशा में धारा बह रही है, हमारे चलने की धारा, हमारे चलने की डायरेक्शन और धारा की बहने की डायरेक्शन अगर विपरीत है तो साइन आएगा माइनस। तो ये देखो, यहाँ पे आ चुका है -4। 4 क्या है, प्रतिरोध, और ये है धारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एटी धारा, एटी वाली भुजा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम बड़े डीसी वाली भुजा पर। तो यहाँ पे कितना ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का, और धारा कौन सी, ये वाली धारा। तो 2 मल्टीप्लाई में ये धारा हमने लिख दी है। और डायरेक्शन देखिए इसकी कैसे डायरेक्शन है। देखो, हमारे चलने की डायरेक्शन है ये वाली, और इसकी धारा डायरेक्शन भी ये वाली, यानी कि धारा की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन। आगे बढ़े एसी वाली भुजा पर, और हमें मिला 1 ओम का प्रतिरोध। तो 1 ओम के प्रतिरोध की डायरेक्शन है धारा की, वो कौन सी है, विपरीत में। देखो, विपरीत डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का साइन, -I1, ठीक है, और बराबर में आगे है 0। ओके, तो हमने यहाँ पे ये समीकरण बना ली है किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये वाली समीकरण। तो हमने इसको मान लिया समीकरण 1 या 3.80 ए समीकरण, ठीक है। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट कौन सा हमारे पास, ए बी सी वाला पार्ट। चलिए इस पार्ट में भी चलते हैं, और मान लेते हैं हम कुछ इस डायरेक्शन में, हमारे चलने की डायरेक्शन है ये वाली। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं बैटरी के, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, प्लस के साइन के साथ आ गया। आगे बढ़ते हैं, 4 ओम का प्रतिरोध आता है रास्ते में। ए बी वाली भुजा में क्या है, 4 ओम का प्रतिरोध है। देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी है, जो धारा की डायरेक्शन है कुछ इस तरफ, और हम चल रहे हैं इस तरफ, हम चल रहे हैं इस तरफ ऐसे में, तो विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4I2। 4 है प्रतिरोध और I2 है इसमें बहने वाली धारा। हम आगे बढ़े बीसी वाली भुजा में, तो मिला हमें 2 ओम का प्रतिरोध, जिसकी बहने की दिशा जो है धारा की विपरीत दिशा में है, तो ये भी आ गया माइनस के साथ साइन। फिर I1 वाले में हम गए 1 ओम के प्रतिरोध में, एसी वाली भुजा में, तो यहाँ की जो डायरेक्शन है धारा की वो भी विपरीत दिशा में, और इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये वाला हमने पास में सॉल्व कर दिया, और हमारे पास जो समीकरण आई वो आ जाती है, इसको सॉल्व करते हुए ये समीकरण। ये हमारी समीकरण दूसरी हो गई, या 3.80 बी समीकरण हो गई। इसी तरह हमने क्या करा, अपना तीसरा पार्ट भी सॉल्व करा। इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया। हम कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में आप चलोगे, आपके पास समीकरण आ जाएगी ये वाली।
तो हमने तीन समीकरण जो है तीन पार्श्वों को सॉल्व करते हुए यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, हमें तो I1 I2 I3 धारा चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट और सेकंड समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जब इन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने चाहिए एक धारा की वैल्यू निकल कर। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब आपने तीनों समीकरणों को सॉल्व करा तो इन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया है कि आपके पास I1 की धारा जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी, I2 और I3 आपके पास निकल के आ जाएगी। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो हम मैथ में पढ़ते हैं ना विलोपन विधि वाली, इसमें हम कैंसिल आउट करते हैं समीकरणों को। उसको सॉल्व करते हुए हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप पहले के दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे। जैसे आप कर सकते हैं कि जो सेकंड समीकरण है उसको अब हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 7I1, इसको करोगे 42I2 और 14I3 इज इक्वल टू 70। तो आप देखेंगे जब आप पहली और दूसरी समीकरण को माइनस करते हैं, घटाते हैं विलोपन विधि के द्वारा, तो आपके पास I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 और I3 में एक रिलेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ से I2 की वैल्यू या फिर I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से मान लेते हैं I2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ निकालते हैं, तो उस I2 की वैल्यू को जो आप यहाँ से I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आप उस I2 की वैल्यू को यहाँ पर जो है रख सकते हो। जब आप यहाँ पे I2 की वैल्यू को रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ I3 में और I2 में, राइट। इस तरह की आपको इक्वेशन आ जाएगी और फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा और आपके पास जो है रिलेशन निकल के आ जाएगा। I1 I2 I3 की जो है आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इन समीकरणों को आप सॉल्व कीजिए और फिर यहाँ से I1 I2 और I3 समीकरणों को निकालिए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी I1 I2 और I3 की। जब आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी I2 की, तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक शाखा में कितनी धारा प्रभावित हो रही है। आप देखेंगे AB जो धारा है, जो AB जो शाखा है उसमें कितनी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि I2 कितनी है, 5/8 एम्पियर है। जो यहाँ पे है CA, कहाँ पे CA देखो CA में कौन सी धारा बह रही है, CA में बह रही है यहाँ पे I1 धारा। तो आप बता सकते हैं I1 धारा कितनी है। इसी तरह आप AD धारा, DAB सारी जो धारा है, सारी शाखा में बहने वाली धारा है, वो इन तीन I1 I2 और I3 की हेल्प से आप बता सकते हैं किसमें कितनी धारा प्रभावित हो रही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला उदाहरण भी सॉल्व हो जाता है। तब इसकी आप इसी की जैसे जो है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आई होप आपको इससे किरचॉफ के नियम और ज्यादा क्लियर हुए होंगे इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आवश्यक शर्त यही है कि आपको किरचॉफ के नियम पता होने चाहिए क्या होते हैं और कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं किरचॉफ के नियम वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में और उदाहरण 3.9 के बारे में। सो बाय, थैंक यू।